तो इस लिहाज से इसको जो है रेनेसां भी कहा जाता है, चीन की नशत सानिया। तो सर ये मंगोलों की कहानी क्या है, वो कैसे चाइना में आए, रूल उन्होंने कैसे किया, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। कुतुब नुमा जो है वो भी चीनियों ने ईजाद किया और वो शिप बिल्डिंग में वो यूरोप को बहुत पीछे छोड़ गए थे। जो आज हमें अंग्रेज़ बताता है मार्केट इकॉनमी का, ये मार्केट इकॉनमी का कौन, तो इन्होंने हमेशा से चीन को नुकसान पहुंचाया। हम ये कि कैस्पियन सी से यूरोप से होके ईस्ट चाइना सी तक और ऊपर साइबेरिया से चलें तो वो नीचे इंडिया का भी कुछ हिस्सा। सरप्राइजिंगली आप बाकी तो हम जो कहानियाँ देखते हैं वो मंगोलों की लेकिन चीन के अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आता। चीन की पूरी तारीख जो हमने कई हज़ार साल की पढ़ी उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज़ें कम लोगों को पता है सर। दौर था जिसमें कि मार्को पोलो, इब्ने बतूता, बिल्कुल सर, रिकी, सरप्राइजिंगली हमें नज़र आता है कि उन्होंने मज़ाहिब को बड़ा फ्लरिश होने दिया। लेकिन एक काम जो उन्होंने किया जिसको वो कहते हैं 4 क्लास सिस्टम। व्यूअर्स, चाइना में डे बिफोर यस्टरडे के लिए चियांतियान टर्म यूज़ की जाती है जिसका लिटरल मतलब इन फ्रंट ऑफ है, यानी आपका फ्यूचर है, आपके सामने है। और इसी तरह द डे आफ्टर टुमारो के लिए हुतियां की टर्म यूज़ की जाती है जिसके लिटरल मीनिंग्स आपके एट द रेयर यानी बैक के हैं। तो इसी तरह एक चाइनीज़ कल्चर को, ज़ुबान को समझने वाले एक स्टूडेंट ने अपने एक उस्ताद से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि सर मुझे ये समझ नहीं आई कि चाइनीज़ माजी को फ्यूचर क्यों कहते हैं और फ्यूचर को वो पास्ट क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत आसान सी बात है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चाइना में जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी जो आपका पास्ट है, वो आपके सामने है, आपको पता है वहाँ क्या क्या हुआ था, इसलिए वो इसको इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, सामने की बात कहते हैं। और जबकि दूसरी जानिब जो आपका फ्यूचर है दैट इज़ अननोन टू यू, तो वो आपके बैक पर है, आपको पता ही नहीं है, आपने उसको देखा ही नहीं है। तो इसीलिए चाइना को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है और इसी मुश्किल मरहले को आसान करने के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग चाइना के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ साइनोलॉजिस्ट प्रोफेसर अज़हर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ को कवर किया और लास्ट में हमने टांग के बारे में बात की। तो अब सर इस बार हम सॉन्ग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और इसके हवाले से कहा जाता है कि ये भी इसका एक बड़ा अहम रोल है चाइना की सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के हवाले से। तो सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सॉन्ग डायनेस्टी की अचीवमेंट्स और सिग्निफिकेंस इन चाइनीज़ हिस्ट्री? जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, मैं पहले तो आपके सुनने वालों के लिए ये बताता चलूँ कि अब हम जो है वो बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए। वैसे तो जो है तारीख़ हमेशा से दिलचस्प रही है जो कुछ जानना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन अभी ख़ास तौर पे हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जो कि अक्सर जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं। जो सुनेगा वो अच्छा, वो मंगोल भी थे, वो मंगोल तो ये करते थे, अब सबको पता है उस दौर का यूरोप की हिस्ट्री भी लोगों को पता है क्या हो रहा था, इंडिया में क्या हो रहा था। तो अब जो है वो आपके नाजरीन के लिए जो है मज़ीद जो है वो दिलचस्प होते जा रहे हैं मराइल के। अब उनको समझ आएगी बेहतर तरीके से कि क्या हो रहा था। तो अब आपने जैसा कि बात की सॉन्ग की, तो हमने देखा था कि सॉन्ग से पहले जो है वो बड़ी एक तांग डायनेस्टी आपने बताया कि बड़ा अरूज आया और उसके बाद फिर वो टूट गई और वो 5 डायनेस्टीज़ और 10-12 किंगडम्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गई। तो सबसे पहले तो सॉन्ग को क्रेडिट यही जाता है कि वो दोबारा से जो है वो एक जनरल चो थे जिन्होंने कि उसको यूनिफाई कर दिया, रिवाइवल की तरफ गए चीन को। तो इस लिहाज से इसको जो है
रेनेसां भी कहा जाता है चीन की नशत सानिया, कि वो जो टूटा हुआ चीन था उसको दोबारा से जोड़ दिया गया। फिर इसके साथ जो है वो जो उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्योंकि जाहिर है जब टुकड़ों में बटी थी तो वो फिर इंतज़ामिया, वो जो हमने बात की थी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की, तो वो सारी चीज़ें तो तितर बितर हो गई थी। तो वो इंतज़ाम को दोबारा से इन्होंने मजबूत किया, सिविल ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आए। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसको जो है मज़ीद मजबूत किया। एक जो इन्होंने अच्छा काम किया, जो बाद में किसी हद तक उनके ज़वाल का सबब भी बना, सिविलियन रूल को उन्होंने जो है वो ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई। इससे पहले तो चल रहा था जैसे कि वो जनरल रूल करते थे मुख्तलिफ़ इलाके भी और उनके पास। इसमें इन्होंने ये किया कि बेहतर इंतज़ाम के लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी को जो है मुख्तलिफ़ इलाके सौंपे गए। तो उससे सिविल इंतज़ाम तो बहुत बेहतर हो गया, लेकिन थोड़ा सा मिलिट्री साइड पे जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गए। और इसमें फिर एक उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूएशन का भी सिस्टम लेके आए, जिसमें कि लेजर एंड मेरिट्स का सिस्टम के उन्होंने वो बनाया कि अच्छा, बाकायदा एक किताब थी सर इसके जी, बारे में। बाकायदा वो उन्होंने वो एक मेंटेन करते थे लेजर, जिसको कि आजकल हम परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम का नाम लेते हैं। और उसमें वो कहते थे अच्छा इसने ये अच्छे काम किए हैं, इसने ये गलतियां की हैं, और उसके मुताबिक उनकी तरक्की और उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह उनकी जो है वो उसके ऊपर वो काम करते थे। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इन्होंने बड़ा काम किया, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, मेडिसिन के अंदर बहुत सी आपको जो है नई इनोवेशंस जो है वो उस दौर में मिलती हैं। जैसे कि हमने बात की थी तांग डायनेस्टी में गन पाउडर ईजाद हो गया था, लेकिन शुरू में गन पाउडर ज़्यादातर जो है वो आतिशबाजी के लिए, वो एक धमाका, एक जगह पाउडर रख दिया, उसमें आग लगा दी, धमाका हो गया, वो कर दिया। अब इन्होंने उसको बाकायदा वेपन सिस्टम्स के अंदर, असले के अंदर, कैनन्स के अंदर, गोले के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। दिफाई मकासद के लिए सर, दिफाई मकासद के लिए, जंगी मकासद के लिए उसका वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर एक बड़ी मार्कतुल आरा मैं समझता हूँ ईजाद जो थी वो कंपस, कुतब नुमा जो है वो भी चीनियों ने ईजाद किया इस दौर के अंदर। और उससे आपको पता है कि नेविगेशन, स्पेशली जो सी बेस्ड थी सर, ज़मीन पर भी और समंदर पे भी नेविगेशन में एक इनकलाब आ गया। उसकी वजह से फिर जाहिर है कि ये ज़्यादा दूर दराज जाना इनके लिए आसान हो गया, और मुख्तलिफ़ ममालिकों से रवाबित जो थे उनके वो और बेहतर हो गए। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन हुई वो थी मूवेबल टाइप प्रिंटर। जो पहले हम ब्लॉक प्रिंटिंग की बात की थी वो भी चीन में शुरू हुई। वो फिक्स्ड थी, वो फिक्स थी। वो एक आपने पूरा जितनी भी आपने को लिखना था या तस्वीर थी, पूरा एक आपने ब्लॉक पे छापा और उसको लगा दिया। अब आप इस काबिल हो गए कि आपने वो क्ले के ऊपर इंडिविजुअल लेटर्स और वो तस्वीरें और वो करके और वो उसको आप सेट करके वो कर सकते थे। तो जिस तरह जो आपका मॉडर्न टाइपराइटर जो आज भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी बुनियादी शक्ल थी कि आप इंडिविजुअल लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते थे। तो इसी तरह फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम इन्होंने किया, शिप बिल्डिंग। और उसकी वजह से भी फिर जब वो शिप बिल्डिंग में आए तो मैरीटाइम की तरफ जो है उनका रुझान। सर पैडल बोट्स का भी जिक्र मिलता है कि उस वक्त उन्होंने पैडल बोट्स बनाए, रडर जो शिप्स के वो मूविंग सिस्टम होता है उसको उन्होंने बेहतर किया, वाटर टाइट शिप्स भी वो उस दौर में बनाते थे सर। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कर रहे हैं। और वो शिप बिल्डिंग में वो यूरोप को बहुत पीछे छोड़ गए थे। तो अब इन चीज़ों की वजह से उनका जो है वो कल्चर ने बड़ा फ्लरिश किया, क्योंकि फिर आप डिफरेंट मुल्कों से, डिफरेंट लोगों से आपका मिलना मिलाना हुआ, आपकी तिजारत बड़ी।
इकॉनमी ने बड़ी तरक्की की, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में बड़ी इस्लाहात वो लेके आए। पेपर मनी को उन्होंने ज़्यादा फ़रोग़ दिया और उसके साथ उन्होंने मार्केट इकॉनमी का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज हमें अंग्रेज़ बताता है मार्केट इकॉनमी का। ये मार्केट इकॉनमी का कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से वहाँ से चल रही है जी, उस वक्त जो है वो चीन में आ गया था। फिर ये वो सिल्क रोड और मैरीटाइम रूट्स वगैरह जो है नेविगेशन की वजह से, कंपस की वजह से ये बहुत बेहतर हुए। तो उस लिहाज से सोंग डायनेस्टी जो है वो भी एक बड़ी तरक्की याफ्ता डायनेस्टी थी, ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि पूरी दुनिया में उसे एक तरक्की याफ्ता डायनेस्टी कहा जाता था। ये और बात है कि वो जो हमने बात की कि थोड़ा सा जो मिलिट्री को उन्होंने जो जर्नैलों को पीछे किया, ब्यूरोक्रेसी आई, तो वो मिलिट्री एंगल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया और जो फिर उनकी का जवाल का सबब। जी सर, उस पर आगे बात करेंगे। सर आपने बात की, ये भी एक इनकी सिविलाइजेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी। तो एक मारूफ सॉन्ग हिस्टोरियन है सर, डेटर कौन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है उस वक्त ये जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, ये चाइना की ना सिर्फ तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कंप्लीट इसको सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं। वन एक्ट प्लेस भी होते थे सर, वन डंकी शोज़ होते थे, कॉमन लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बताई जाती थी। तो इस लिहाज से सर इसमें वो काफ़ी था। सर उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक डिवीज़न हमें नज़र आती है सोंग डायनेस्टी के अंदर। कुछ नॉर्थ से खितान रूल हमें नज़र आता है और इधर से साउथ की एक, ऑल्दो के यूनिफाइड रहे किसी हद तक, लेकिन एक रिफ्ट पैदा हुआ सर। तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ थी सर? देखिए, बिल्कुल यही हुआ कि आपने जिक्र किया खितान लियाओ, ये भी वो कबायली किस्म के लोग थे नॉर्थ से। तो ये नॉर्थ से तो हमेशा से ख़तरा रहा, वहाँ कोई ना कोई ऐसी वो ट्राइबल वो कौम पैदा होती रही जो चीन को ख़तरा, और वेस्ट भी और नॉर्थ भी दोनों तरफ से ही सर थोड़ा। बिल्कुल, मोस्टली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का, कुछ सेंट्रल एशिया का भी इलाका जो अभी आपका किर्गिस्तान वगैरह और वो हैं, साइबेरिया, रूस का जो इलाका है, फिर मंचूरिया, मंगोलिया, ये लोग हमेशा से बड़े सख्त जान रहे। कुछ मौसम का भी वो असर था कि बड़े सख्त जान होते थे, घुड़सवारी में माहिर, लड़ने में माहिर। तो इन्होंने हमेशा से चीन को नुकसान पहुंचाया। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो बुनियादी तौर पे जो ग्रेट वॉल थी उसकी कंस्ट्रक्शन भी इसी वजह से हुई थी कि यहाँ से आने वाले लोगों को रोका जाए। तो उस वक्त ये खितान लियाओ जो थी ये कौम, ये बड़ी मजबूत थी और ये हमले करते रहते थे इन पे और वो करते रहते थे। तो इन्होंने ये किया कि ये थोड़ा सा मिलिटरीली, हमने कहा कि चूँकि वो ब्यूरोक्रेटिक रूल था तो थोड़ा सा वो मिलिटरीली कमज़ोर हो गए उस लिहाज से। तो इन्होंने ये किया कि एक वहाँ उसी खितान लियाओ के इलाके में ही एक दूसरी कौम जो थी जुर्चिन जिन, वो खड़ी हुई खितान लियाओ के ख़िलाफ़, उन्होंने बगावत की। तो इन्होंने सोचा कि यार उससे लड़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके दुश्मन को मिला लिया जाए। और मुझे लगता है कि यहीं इनसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया। शायद सुनजू को भूल गए थे उस वक्त ये लोग सर। ये उस वक्त जो है वो सुनजू को उन्होंने याद नहीं रखा और उन्होंने आसान रास्ता, क्योंकि जर्नैल नहीं फैसले कर रहे थे ना, तो सुनजू को तो जर्नैल पढ़ते थे, तो वो सिविल ब्यूरोक्रेसी फैसले कर रही थी। तो इन्होंने बेहतर ये समझा कि उनको मिला के और खितान लियाओ के ख़िलाफ़ लड़ा जाए। वो भी खुश थे, वो भी खितान लियाओ के ख़िलाफ़ थे, तो ये आपस में मिल गए। तो इन्होंने मिल के खितान लियाओ को तो शिकस्त दे दी, लेकिन उसके बाद वो जो जुर्चिन जिन कौम थी वो मजबूत हो गए और उन्होंने फिर इन पे हमला कर दिया। और फिर इनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारा नॉर्थ का इलाका जो था, जिसमें इनका कैपिटल भी था, वो उन्होंने कब्ज़े में कर लिया। और जो उस वक्त का शहंशाह था उसको और उसकी पूरी फैमिली को उन्होंने कैद कर लिया और नॉर्थ में भेज दिया। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी एक भाई जो था शहंशाह का,
वो बच गया, वो शायद उस वक्त महल में मौजूद नहीं था, इनके काबू नहीं आया, वो निकल के वो साउथ में आ गया अपने इलाके में, और वहाँ उसने नए सिरे से फिर जो है वो अपनी हुकूमत का ऐलान किया, और उसको फिर जो है वो सदरन सांग डायनेस्टी कहते हैं। तो वो वहाँ पे फिर वो उनका रूल जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहा। तो बुनियादी तौर पे जो है वो सांग डायनेस्टी का जो आप क्रेडिट कह सकते हैं, एक तो ये कि वो उन्होंने दोबारा से इकट्ठा किया चीन को, पूरे चीन को, और फिर चीन के अंदर जैसा कि आपने बताया कि आर्ट एंड कल्चर, सिविलाइजेशन, एजुकेशन, इकॉनमी, इनको फ़रोग दिया और दूसरे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाया। तो सर इसी के साथ अगर हम आगे चलें, जिसका आपने जिक्र किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो मेरी मुराद मंगोल से है कि इनके बारे में हम तो टीवी ड्रामाज में भी देखते रहते हैं, मंगोलिया एक दहशत और इस चीज़ का एक एलिमेंट पाया जाता है। तो सर ये मंगोलों की कहानी क्या है, वो कैसे चाइना में आए, रूल उन्होंने कैसे किया, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये भी वही उन्हीं जंगजू कौमों में से जो नॉर्थ की थी, जो मंगोलिया का इलाका है। चंगेज़ ख़ान जब वहाँ सरदार बना, उसको ख़ान वो कहते थे वो अपने सरदार को, जब उसको ख़ान बनाया गया तो उसने फिर फतवाहत का सिलसिला शुरू किया। उसने सबसे पहले तो वो अपने पूरे इलाके को फ़तह किया, वो मंचूरिया, मंगोलिया, फिर सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गया, ऊपर साइबेरिया, और आपको पता है कि चंगेज़ ख़ान की फतवाहत तो फिर जो है वो यूरोप तक पहुंच गई, और फिर चीन का भी जो नॉर्थ का इलाका जो था, जो जूरचिन जिन ने जिस पे कब्ज़ा किया हुआ था, उसका भी काफ़ी सारा इलाका जो है वो उसने कब्ज़े में ले लिया। तो वो बहुत मज़बूत एक सल्तनत जो है वो उभरी, मंगोल सल्तनत। और फिर उसका पोता कुबलाई ख़ान, कुबलाई जब ख़ान बना तो उसने फिर अपनी तवज्जो ज़्यादा चीन की तरफ मरकूज़ की, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे चीन को अपने गिरफ्त में ले लिया। तो ये वो दौर था जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो थी वो मंगोल एम्पायर थी। कि वो आप देखिए कि कैस्पियन सी से यूरोप से होके ईस्ट चाइना सी तक, और ऊपर साइबेरिया से चलें तो वो नीचे इंडिया का भी कुछ हिस्सा जो है हमारे अभी वो उसके अंदर आ गया, तिब्बत भी आ गया, और वो नीचे तक आपके जो है वो उस पर कब्ज़ा जो था वो मंगोलों का था। और सरप्राइजिंगली आप बाकी तो हम जो कहानियाँ देखते हैं वो मंगोलों की कि दहशत और बर्बरियत और बिल्कुल जंगली किस्म के, जहाँ गए उन्होंने आग लगा दी और वो सब कुछ कर दी, लेकिन चीन के अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आता। अब शायद ये तारीख़ लिखने वालों की है, चीनियों ने उस तारीख़ को मुस्बत अंदाज में लिखा। जी सर, चीनियों ने उसको मनफी नहीं लिखा। तो चीन के अंदर जो है कुबलाई ख़ान ने युआन डायनेस्टी की बुनियाद रखी, और उसको जो चीन का इलाका था उसका, बाकी तो उसके दूसरे भाई वगैरह कर रहे थे यूरोप और सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे उसने युआन डायनेस्टी की, जिसको वो कहते हैं ओरिजिनल, युआन से ओरिजिनल से उसका मतलब निकालते हैं कि ओरिजिनल डायनेस्टी है, ओरिजिनल रूलर हम हैं यहाँ के, बुनियाद रखी के जनाब अली हम जो है। अच्छा, इसकी एक और इनफरादियत ये है कि ये चीन की पूरी तारीख़ जो हमने कई हज़ार साल की पढ़ी, उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि चीनियों नस्ल हुक्मरान नहीं थे। यानी ये पहली नॉन हान डायनेस्टी थी, वरना इससे पहले सारे जो थे वो चीनी ही मुख्तलिफ। ये मंगोल्स इंडिजिनस नहीं थे वहाँ के, मंगोल जो है वहाँ के इंडिजिनस वो चीनी नहीं थे, वो बाहर से आए, तो इस लिहाज से बड़ी अहमियत थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मंगोलों ने बड़ा काम किया। जी सर, मंगोलों ने जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी जो है वो बड़ा काम किया। वो जंग और हरब में तो वो माहिर
थे ही, लेकिन उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के अंदर भी जो है वो चीनियों ने बड़ा काम वेस्ट में इन्होंने इस नॉलेज को एक्सपोर्ट भी किया सर। मंगोलों के दौर में ये वेस्ट में एक्सपोर्ट हुआ है। बिल्कुल, वो दोनों तरफ से। और उसका मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है फिर कार्टोग्राफी, नक्शा बनाना। मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा इन्होंने सीखा वो इन्होंने अरब से और फ़ारसियों से सीखा, क्योंकि वो पहले तो वो इलाके उन्होंने काबिज़ हुए, उनसे उन्होंने सीखा, उसको वो फिर यूरोप भी लेके गए, उसको उन्होंने चीन में भी मुतारफ़ कराया। तो ये उन्होंने जो है वो बड़ा काम किया। फिर अगर वो देखें तो कल्चर की तरफ भी, चूँकि वो तो पूरी दुनिया फिर रहे थे, उनका अपना भी कल्चर था, चीन का कल्चर भी था, फिर बाकी दुनिया का कल्चर भी वो लेके आए। और वो बड़े ओपन थे मज़हबी लिहाज से, कल्चरली लिहाज से। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मंगोलों के बारे में, उसके बरखिलाफ़ वो तो सिर्फ दहशत की है कि वो मारते थे और बेरहम थे, किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कम लोगों को पता है सर। ये चीज़ें यहाँ पे कम लोगों को पता है कि आप देखिए कि ये वो दौर था जिसमें कि मार्को पोलो, वो तो कुबलाई खान के अंडर 16-17 साल उन्होंने काम किया सर। इब्ने बतूता, बिल्कुल सर, रिकी, तो ये बड़े बड़े ट्रैवलर्स जो हैं और राइटर्स जो हैं जिन्होंने फिर तारीख़ लिखी, ये वहाँ पे आए, उस दौर में घूमे फिरे। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी सीखा, उनसे इन्होंने भी सीखा। फिर मज़ाहिब के बारे में वो सरप्राइजिंगली हमें नज़र आता है कि उन्होंने मज़ाहिब को बड़ा फ्लरिश होने दिया। इस्लाम को भी, क्रिश्चियनिटी को भी, बुद्धिज़्म को भी उन्होंने किसी मज़हब को पे कोई कदगन नहीं लगाई, बल्कि उस मामले में जो है वो बड़े ओपन रहे। तजारत के लिहाज से जो है वो उनका बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने जो है बड़ा काम किया, और वो ग्रैंड कनाल वगैरह को भी बेहतर किया जिसमें हमने बात की थी। पेपर करेंसी को बड़ा रवाज दिया इन्होंने, क्योंकि वो हमने बात की थी पहले कि वो आपके पास अब वो प्रिंटिंग और वो सहूलतें आ गई, पोर्टेबल आ गई, पोर्टेबल। तो फिर पेपर करेंसी जो है वो इस दौर में जो है वो बड़ी वो मशहूर हुई। तो बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें कि इनकी जो लीगेसी थी तो ये बुरी नहीं थी। एक तो इन्होंने दोबारा से चीन को मुत्तहद कर दिया जो टूट गया था, और वो उसके बाद फिर तकरीबन वही चीन जो है वो आज तक कायम है। उसके बाद जो है वो चीन की सरहदें कम नहीं हुई, जो वो युआन डायनेस्टी का चीन था। मंगोल पूरी तो अलहदा, लेकिन जो युआन डायनेस्टी का चीन था वो उसको हम जो काउंट करते हैं। एक चीज़ जिसको आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने वो इंतज़ामी इस्लाहात के चक्कर में जो कि अच्छा, वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी किसी हद तक उन्होंने कायम रखा, लेकिन एक काम जो उन्होंने किया जिसको वो कहते हैं 4 क्लास सिस्टम, कि उन्होंने कहा कि अब इनको रूल करने के लिए उन्होंने वो तबका बंदी कर दी कि सबसे पहले उन्होंने तो मंगोल रूलिंग एलीट, तो सबसे पहले उनको वो जो आप कह लीजिए कि अच्छी जो ओहदे थे ये वो पहली तरजीह, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम उन्होंने कर दी सर। बिल्कुल। तो वो उन्होंने मंगोलों को। दूसरे नंबर पे वो सीमू, जो उनके नॉन चाइनीज़ एलाइज थे ना, चाहे वो यूरोपियन थे, चाहे वो पर्शियन थे, चाहे वो अरब्स थे, उनको वो अच्छे ओहदे देते थे, क्योंकि ज़ाहिर है चीनियों से तो वो खाइफ थे कि चीनियों पे वो हुक्मरानी कर रहे थे, तो वो उनका फ़ायदा उठाते थे, जो पढ़े लिखे उनको मिलते थे। जैसे कि आपने जिक्र किया मार्को पोलो उन्हीं में से एक थे, तो वो इब्ने बतूता और वो लोग, तो उनसे भी उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। तीसरे नंबर पे उन्होंने रखे जो नॉर्दर्न, जो जुरचिन के अंडर जो थे चीनी,
क्योंकि वो उनका ख्याल था कि उस पर वो काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रहे थे, तो वो फिर रिलेटिवली बेहतर थे। तीसरे नंबर पे और सबसे निचले दर्जे पे उनको जो सदरन सॉन्ग के जो हान चाइनीज़ थे जिनको उन्होंने फतह किया था, उनको उन्होंने सबसे निचले दर्जे पे सही मानों में मार्जिनलाइज किया उनको सर, मार्जिनलाइज किया। और फिर शायद यही चीज़ जो है वो उनके जवाल का सबब भी बनी, क्योंकि फिर वहीं से वो आपने रेड टर्बन म्यूटनी का जिक्र सुना होगा। फिर वो खनाते वगैरह उनके अपने ही वो तकसीम हो गए, और वो फिर वो उनकी आपस में भी वो हुआ। और फिर जो यहाँ पे भी जो पीजेंट्स वगैरह थे उन्होंने बगावत की, लेड बाय हान चाइनीज़, क्योंकि ज़्यादा तो हान चीनी ही थे। और फिर जो है वो बिलाखिर ये कोई 100 साल रही ये युआन डायनेस्टी, और फिर बिलाखिर इसका भी इख्तिताम हो। सर सॉन्ग और मंगोल रूल के बारे में तो हमने काफ़ी तफसीली बातचीत कर लिया और इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर इसके बाद जो आने वाली डायनेस्टी है जिसको मिंग डायनेस्टी कहा जाता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है उस पर फिर किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। अपनी फीडबैक के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।